नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आविश यादव और आप सुन रहे हैं एक और हॉरर कहानी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी दास्तान जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक सुनसान हवेली, एक अकेले यात्री और उस रात की जब मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें। मेरा नाम है रमेश शर्मा और मैं पेशे से एक ट्रैवलर हूँ। मुझे अनजान जगहों की सैर करना, पुरानी इमारतों की कहानियां खोजने का शौक है। बात 2022 की सर्दियों की है, जब मैं राजस्थान के जैसलमेर के पास एक सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक से घूम रहा था। नवंबर का महीना था और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं रात को और सर्द कर देती थी। मैं जैसलमेर से बीकानेर की ओर जा रहा था। रास्ता वीरान था, चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले और कांटेदार झाड़ियां। रात के करीब 11 बजे होंगे जब मेरी बाइक की पेट्रोल टंकी खाली होने लगी। मैंने सोचा पास में कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन कई किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखा। तभी दूर से एक पुरानी हवेली की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हवेली रेत के टीलों के बीच खड़ी थी, जैसे कोई भूतिया साया। पुरानी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा। मैंने बाइक किनारे खड़ी की और हवेली की ओर बढ़ा। बाहर एक तख्ती पर लिखा था, ठाकुर की हवेली। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सुनसान जगह पर ऐसी हवेली का होना कुछ संदिग्ध था। फिर भी थकान और ठंड के मारे मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और साड़ी पुरानी सी। उसने बिना कुछ पूछे मुझे अंदर बुलाया। अंदर हवेली का माहौल और डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिनमें लोग अजीब सी मुस्कान लिए मुझे घूर रहे थे। एक बड़ा सा हॉल था, जहां बीच में एक लालटेन जल रही थी। औरत ने मुझे बैठने को कहा और बिना कुछ बोले रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद वो एक थाली में रोटी और सब्जी लेकर आई। खाने में अजीब सी गंध थी, लेकिन भूख इतनी थी कि मैंने चुपचाप खा लिया। खाना खाते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय उस औरत के जो अब रसोई में थी। खाना खाने के बाद मैंने उससे पेट्रोल के बारे में पूछा। उसने कहा, सुबह तक रुको, पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी, जैसे कोई धातु आपस में टकरा रही हो। मैंने सोचा रात यहीं गुजार लेता हूँ। उसने मुझे एक कमरा दिखाया, जहाँ एक पुराना पलंग और कुछ टूटी फूटी अलमारियां थी। मैं थक चुका था, इसीलिए बिना ज्यादा सोचे लेट गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक टूटी। कमरे में ठंड इतनी थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने देखा खिड़की खुली थी और बाहर से रेत की आंधी आ रही थी। मैंने खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, मुझे बाहर एक परछाई दिखी। वो परछाई एक औरत की थी, जो रेत के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और वापस पलंग पर बैठ गया। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने सोचा शायद वो औरत होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की रोशनी हिलने लगी। फिर मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत
अपनी टॉर्च जलाई और कमरे से बाहर निकला। हॉल में अब वो लालटेन बुझ चुकी थी और चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखी। मैंने सोचा अब और रुकना ठीक नहीं। मैंने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो जाम था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, कहाँ भाग रहा है? अब तू हमारा है। मैंने पलट कर देखा और मेरी सांस अटक गई। वो औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे और होठों से काला खून टपक रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया और मैंने देखा कि उसके पीछे कई और परछाइयां उभर रही थीं। लंबी लंबी काली आकृतियां जिनके चेहरे नहीं थे। मैंने टॉर्च की रोशनी उनकी ओर घुमाई और वो चीखते हुए पीछे हट गए, लेकिन वो औरत अब भी मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और इस बार दरवाजा खुल गया। मैं बाहर की ओर भागा और अपनी बाइक की ओर दौड़ा। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। मेरे पीछे वो परछाइयां अब हवेली के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा वो औरत अब हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। मैंने बाइक छोड़ दी और रेत के टीलों की ओर भागना शुरू किया। रेत में मेरे पैर धंस रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। पीछे से वो फुसफुसाहट अब चीख में बदल चुकी थी, वापस आ, तू हमारा है। करीब 10 मिनट तक भागने के बाद मैं एक ऊंचे टीले पर पहुंचा। वहां से मुझे दूर एक सड़क दिखाई दी, जहां कुछ ट्रकों की रोशनी चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत से उस ओर दौड़ लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाइयां अब भी मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। मैं सड़क तक पहुंचा और एक ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। उसने मुझे देखा और तुरंत ट्रक रोका। मैं ट्रक में चढ़ा और उससे कहा, भागो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो हवेली अब धुंधली पड़ रही थी और उसकी रोशनी गायब हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई, वो हवेली तो 50 साल पहले जलकर राख हो गई थी। वहां एक ठाकुर साहब रहते थे, जिनकी बीवी ने खुद को और अपनी बेटी को आग लगा दी थी। तब से लोग कहते हैं कि उनकी रूहें वहां भटकती हैं। जो भी उस हवेली में रुकता है, वो या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें रेत के साथ साथ कुछ राख थी और एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर लिखा था, फिर आएंगे। मैंने वो टुकड़ा ट्रक की खिड़की से बाहर फेंक दिया और मन ही मन प्रण किया कि अब कभी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। ट्रक बीकानेर पहुंचा और मैंने वहां से अपनी बाइक मंगवाई, लेकिन उस रात का खौफ मेरे दिल में आज भी जिंदा है। वो हवेली, पोपी, वो औरत और वो परछाइयां, शायद वो सचमुच मेरे पीछे थी।